मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बेटा आज हमारी क्लास फिर चालू हो रही है। 2 पीरियड अपन इस चैप्टर को पढ़ चुके सेकंड वाले को। आज हम तीसरे पीरियड में तीसरे लेक्चरर में बेटा इससे मिलने वाले हैं। मैंने आपसे कल कहा था कि शुरू में अपन ने जो चैप्टर पढ़ा है ना वो तो थोड़ा बेसिक था। आज हम बड़े बड़े 5 डेरिवेशन चालू करेंगे। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि इन क्वेश्चंस में आप सीरियसली ध्यान दें, छोटी छोटी बातों को समझने का प्रयास करें, घर पे रटने का प्रयास नहीं करें। बेटा मेरा क्वेश्चन आज ये है, देखिए, अनंत रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र का परिकलन। तो आपने कहा सर क्या होता अनंत रेखीय आवेश? मेरा मतलब कि बेटा अनंत रेखीय आवेशित तार, जब कोई लंबे लंबे तार को अपन आवेशित करते हैं ना तो बेटा उसमें धनावेश आ जाता है। कौन सा आवेश आ जाता है? धनावेश आ जाता है। तो आपने कहा सर ठीक है धनावेश आ गया, तो ये धनावेश आ गया और तार अनंत लंबाई का है, तो आप लोग फिजिक्स की भाषा में इसको रेखीय आवेश भी कह सकते हैं। एग्जाम में यह भी पूछ लिया जाता है कि अनंत लंबाई का आवेशित तार। एग्जाम में यह भी पूछ लिया जाता है कि एक रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो मैं आपको बता दूं कि बेटा पहले हमें ये विद्युत क्षेत्र निकालना है ना, पहले इसकी दिशा निकालनी है। एग्जाम में दिशा नहीं पूछी जाती तो आपको लिखने की आवश्यकता भी नहीं होती है। फिर सुनो सर की बात, हमें विद्युत क्षेत्र की दिशा निकालनी है बच्चे। क्या निकालनी है? दिशा। आपने कहा सर क्या मतलब है इसका? बेटे तार दिख रहा है आपको, मैं आपको बता दूं बेटे ये तार है, आवेशित तार है जिसमें धनावेश समान रूप से फैल गया। अब आप मुझे बताओ इस तार के कारण हमें ये पता करना है कि विद्युत क्षेत्र तार के लंबवत होता है या समांतर होता है, कैसे कैसे पैदा होता है। बेटे इसके लिए क्या किया सर ने, देखा छोटी सी बात देखना आप, मैंने तार से कुछ दूरी पर एक P बिंदु ले लिया। आप देख पा रहे हैं, आपको P बिंदु दिख रहा है, ये देखो मैंने तार से कुछ दूरी पर एक P बिंदु ले लिया। मैं ये देखना चाहता हूँ कि तार को आवेशित करते हैं तो विद्युत क्षेत्र तार के कौन सी दिशा में उत्पन्न होता है। देखिए यहाँ पे अपन क्या करें, तार की 2 छोटी छोटी लंबाई ले लें। देखो आपका तरीका सीखने का, सीधे तरीके से पढ़ने का प्रयास करो, कोई कमियाँ रह जाएंगी हम लोग क्लास में बताएंगे। तो देखिए यहाँ पे एक छोटी सी लंबाई ले ली, मान लो ये छोटी सी लंबाई P1 है, ये दिख रही है जो, और दूसरी लंबाई कौन सी है? P2। ये इसका मध्य बिंदु है। बच्चे देखना 2 अल्पांश लंबाई ले ली आपने, P1 और P2। यस, अब बताओ इस P1 के कारण, मतलब इस बिंदु पे जो अल्पांश रखा है उसके कारण विद्युत क्षेत्र यहाँ से यह निकलता है। सपोज ये देखो, मान लो बेटा इस विद्युत क्षेत्र का नाम क्या है? DE। आपने कहा सर DE क्यों रखते हैं? अरे ये छोटी सी लंबाई है यहाँ पे, देखो ये तो छोटी सी लंबाई के कारण जो विद्युत क्षेत्र है वो DE लिखना पड़ेगा आपको, E नहीं लिखना होता। अब बताओ इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र है उसकी दिशा अपन इधर की तरफ मान लें। चलो 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 चलो, ये देखो यहाँ भी क्या लिख दिया आपने, बताओ? DE। कौन से बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान देखना चाह रहे हैं आप? P बिंदु पर। ये है बच्चे P बिंदु। P बिंदु पर हम दिशा देख रहे हैं अभी। अब आप बताओ P बिंदु पे में विद्युत क्षेत्र को घटकों में वियोजित करते हैं। अपनी गंवारी भाषा में घटकों को छाया कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे अपन तार के लंबवत घटक इधर की तरफ बनाएंगे और समांतर तार के समांतर घटक इधर की तरफ बना दें। देखो ये दोनों तार के समांतर डंडे नज़र आ रहे हैं। बच्चे मान लो ये एंगल थीटा है, ये एंगल भी थीटा है मेरे दोस्त, ये भी थीटा होगा और ये भी थीटा होगा। अरे बोलो देवता सही है ना? अब आप बताओ इसमें ये थीटा है तो ये डंडा आधार हो गया ना भाई। कौन हो गया बेटा? ये आधार। और इधर की तरफ ये देखेंगे तो लंब होगा। फिर सुनो मेरी बात, तो आधार बराबर क्या होता है? कारण कॉस थीटा। देखो बच्चे यहाँ पे सर ने क्या लिख दिया? DE cos थीटा, DE cos थीटा। आपने कहा सर 2 बार क्यों आ गया cos थीटा? अरे एक तो इस अल्पांश का और एक इस अल्पांश का।
अब बताओ, ये मानूं मैं, ये मानूं, ये कौन है? लंब। तो लंब के समांतर ये है, तो यहाँ पे कौन आएगा बताओ जल्दी देखें? डी साइन थीटा। यहाँ पे भी कौन आएगा? डी साइन थीटा। ऐसे मान लें, बेशर्त कि दोनों अल्पांश लगभग समान हैं। सही है क्या? अब आप मुझे बताओ, आपसे एक बात पूछनी है बेटा, इसमें कौन से तार के समांतर दो घटक कौन से हैं बताओ? डी साइन थीटा, डी ई साइन थीटा। ये मान में समान है और दिशा में विपरीत है, इसलिए परस्पर कट जाते हैं। तो भैया ये दोनों तो विदा हो गए। यहाँ से देखो, ये भी कट गया और ये भी कट गया। तो इसका मतलब हो गया कि डी साइन थीटा, डी साइन थीटा परस्पर क्या हो जाते हैं? कट जाते हैं। अब बताओ, ये दोनों घटक के बारे में क्या बोलेंगे आप? ये दोनों घटक परस्पर जुड़ जाएंगे। क्या हो जाएंगे? क्यों? क्योंकि दोनों का मान भी एक ही है और दिशा भी एक ही है। आपने कहा सर इससे हमें क्या नॉलेज मिला? इससे आपको ये नॉलेज मिला, इससे स्पष्ट हो गया कि जो तार के लंबवत घटक हैं 90 डिग्री वाले, वो तो जुड़ जाते हैं और समांतर घटक निरस्त हो जाते हैं। इसका मतलब ये दिशा में तो विद्युत क्षेत्र हो ही नहीं सकता। तो सोच लो, हमेशा विद्युत क्षेत्र कौन सी दिशा में होता है? तार के लंबवत। याद रखेंगे आप, हमेशा कोई भी तार को अपन आवेशित करें तो विद्युत क्षेत्र की दिशा तार के क्या होती है बच्चे? लंबवत होती है। ऐसे याद हो जाएगा आपको, विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होती है? तार के लंबवत, त्रिज्य दिशा में होती है। आपने कहा सर त्रिज्य क्यों बोल दिया आपने? बेटे पी बिंदु है, सपोज पी बिंदु को हम ऐसे ऐसे घुमा दें, ऐसे ऐसे घुमा दें, ऐसे ऐसे घुमा दें, यूँ मान लो, तो पी बिंदु यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है। तो देखिए ये जो 90 डिग्री का एंगल बनाता है डायरेक्शन, इसको अपन त्रिज्य दिशा कहते हैं। अगर आप ये सर्कल सा बनाते हैं तो त्रिज्य दिशा होगी। तो आप दो बातें लर्न करो कि किसी भी चालक तार में विद्युत क्षेत्र की दिशा हमेशा तार के लंबवत होती है, अर्थात तार के त्रिज्य होती है। त्रिज्य का मतलब परपेंडिकुलर होता है। जब सेंटर से आप परिधि की तरफ चलते हैं, उस सीधी दूरी को अपन त्रिज्या भी कहते हैं और दिशा को त्रिज्य दिशा कहते हैं। मैं आसान भी तो कि आपको ये पता चल गया होगा कि एक तार को जब अपन आवेशित करते हैं तो विद्युत क्षेत्र कौन सी दिशा में होता है? तार की लंबवत दिशा में। अरे बच्चे ये तार है तो विद्युत क्षेत्र हमेशा तार के क्या होगा बताओ? लंबवत। इधर की तरफ नहीं होगा। तो छोटी सी बात थी। ये बात एग्जाम में अक्सर नहीं पूछी जाती है। एग्जाम में तो एग्जाम आपसे केवल, और ये नहीं पूछी जाती तो आपको दिशा लिखनी नहीं है। एग्जामिनर आपसे बोर्ड में ये पूछेगा कि किसी अनंत लंबाई के आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का या विद्युत क्षेत्र का परिकलन कीजिए। ये क्वेश्चन पूछेगा वो आपसे। आपने देख लिया क्वेश्चन को, फिर सुनो, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मैं आपसे कह दूं कि एक अनंत लंबाई का आवेशित तार है। इस तार के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विद्युत क्षेत्र का परिकलन कीजिए गाउस के नियम की सहायता से। पांचों क्वेश्चनों को गाउस के नियम से खेलना है आपको। मैं आसान भी तो कि आपने गाउस के नियम को तो याद कर लिया होगा। यस, आपने कहा सर क्या है सवाल? अनंत रेखीय आवेश। यस, और इसको अपन अनंत रेखीय आवेशित तार भी कह सकते हैं बच्चे। ये देखो कितना सुंदर लग रहा है आवेशित तार। एक बच्चे ने कहा सर मैंने किताब में यूँ भी देखा रेखीय आवेश, एक ही बात होती है। अरे बच्चे दोनों का मतलब एक ही होता है। बस अनंत रेखीय आवेशित तार बोल दें या रेखीय आवेश बोल दें, दोनों का अर्थ एक ही होता है। अब अपन करें कौन से नियम के सहायता से ज्ञात करना है आपको बताओ? गाउस के नियम के सहायता। बेटा तार बनाऊँ मैं, ये देखो आपके सामने तार बना रहा हूँ। आपने कहा सर 3 डॉट डॉट क्यों बना देते हैं पहले आप? इसका मतलब तार कितना लंबा है? बहुत लंबा है, अनंत लंबाई का है। ये देखो, तो अनंत लंबाई तो ऐसे बनाते हैं भाई, ऐसे ऐसे। ये लो, ये अनंत का संकेत हो गया, सिंबल हो गया। तार भी बहुत ऊंचा, नीचे भी बहुत दूर जा रहा है। अब बताओ आवेशित तार है, ए बच्चे ये आवेशित तार है, तो ये धनावेश तार के ऊपर फैल रहा है, लेकिन साइड में दिखाना पड़ेगा। ये आपका नियम है, आपके फिजिक्स का नियम है। ये लो, बस बस बस।
इसमें हमें गाउसी पृष्ठ की कल्पना करनी है। आप एग्जाम में लिखोगे, माना एक अनंत लंबाई का आवेशित तार है जिसका रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा है। पढ़ाया था आपको रेखीय आवेश घनत्व कल। रेखीय आवेश घनत्व क्या है? लैम्डा है। इस तार में विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए एक बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं। बस इतना आपने गाना गा दिया, थोड़ा सा लिख लिया। अब आपने कहा सर बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ क्यों लेते हैं, कोई और आकार की क्यों नहीं ले रहे? बेटा एक मिनट देखना, एक मिनट देखना। ये मैंने बेलन को फिट कर दिया। बेलन मीन सिलेंडर। ये सिलेंडर दिख रहा है आपको, तो आपने कहा सर इसमें गाउसीय पृष्ठ आप बेलनाकार ही क्यों मानी, गोलाकार मान लेते। बेटा तार तो अनंत लंबाई का है ना, तो गोले को कैसे मानते आप? बेलन तो जैसे ये दिख रहा है आपको, ये कोई वायर है और ये वायर में अपन बेलन यूँ कंसीडर करें तो बेलन तो वायर के अंदर फिट हो रहा है, देख लो आप। तो इसलिए गाउसीय पृष्ठ कैसे आकार का बना है अपने बताओ? बेलनाकार। गाउसीय पृष्ठ कैसे आकार का बच्चे? बेलनाकार। ये पेन दिख रहा है वो बेलनाकार है। अब बताओ इस बेलन को प्यार से देखो, 10th क्लास में पढ़ा था आपने। ये वृत्ताकार पृष्ठ है, ये भी वृत्ताकार है, ये वक्राकार पृष्ठ होता है। तो बताओ बेलन में कितने पृष्ठ होते हैं? 3, 2 वृत्ताकार और 1 वक्राकार। तो देखिए मैं आपको याद दिला दूं कि बेटा ये जो देख रहा है ना आपको बेलन, अरे इस बेलन का बड़ा सुंदर सा नाम है। कौन सी पृष्ठ है ये बताओ? जो बोलो बोलो बोलो, गाउसीय पृष्ठ। दिस सिलेंडर इज कॉल्ड गाउसियन सरफेस। इसका नाम गाउसीय पृष्ठ है। अब बताओ इस बेलन में अपन कितने भाग होते हैं बताओ? 3, 2 वृत्ताकार और 1 वक्राकार। तो बेटा ये बेलन से कुछ दूरी पे वक्र पृष्ठ पर एक छोटा सा अल्पांश ले लिया आपने। देखो ये छोटा सा बच्चा अल्पांश ये रहा, किधर देख रहा है अल्पांश? इधर। विद्युत क्षेत्र भी किधर है? इधर। आपने कहा सर कैसे? अरे अल्पांश का मुंह किधर है? छोटा सा अल्पांश माना है, वो भी उधर देख रहा है। विद्युत क्षेत्र क्या होता है? तार के लंबवत, वो भी इधर होगा। तो बताओ ये छोटा सा पृष्ठ दिख रहा है आपको, वक्र पृष्ठ, इसमें थीटा कितना नजर आ रहा है? 0। अरे E और DS की दिशा समान है, इसलिए थीटा कितना लिखेंगे आप? 0। ये देखो 0 हो गया। एक अल्पांश छोटा सा यहाँ मानो, चलो 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 चलो, ये रहा अल्पांश। बताओ जल्दी, ये बेलन का वृत्ताकार भाग किधर देख रहा है? नीचे की तरफ। तो ये छोटा सा अल्पांश भी कहाँ देखेगा? नीचे। क्या नाम है इस अल्पांश का? DS। अरे छोटे बच्चे क्षेत्रफल का नाम क्या है? DS। अब बताओ विद्युत क्षेत्र किधर होगा? इधर की तरफ। बड़े प्यार से देखो माय डियर, अब ध्यान से देखो। इसको मान लो प्रश्न नंबर 2 है बेटे, इसमें थीटा कितना नजर आ रहा है? 90 डिग्री। देखते जाओ, एक पृष्ठ ये माना आपने, थीटा 0 था, इसमें थीटा कितना है? 90। इधर भी देखो, यहाँ पे एक पृष्ठ मान लो, चाहे यहाँ मान लो, कहीं मान लो। अब बताओ इसमें ये विद्युत ये अल्पांश किधर देख रहा है? ऊपर की तरफ। मैं एक बार और बताऊँ, देखो क्यों देखता है ऊपर की तरफ। क्या है इस बच्चे का नाम? छोटे से क्षेत्रफल का नाम DS। ये किसकी दिशा होती है बेटा? ये विद्युत क्षेत्र की। विद्युत क्षेत्र क्या होता है? पृष्ठ के तल के लंबवत। तो इकाई की दिशा होगी बताओ? E की। इस पृष्ठ का नाम क्या है? S3। थीटा कितना है इसमें? जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो। 90। दैट्स ऑल दैट्स ऑल दैट्स ऑल। तो बताओ इस बेलनाकार प्रश्न में कितने अल्पांश हैं? 3, S1 S2 S3। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ रहे हैं आप थोड़ा थोड़ा। यस, ये फिर देख लो, ये बेलन बन रहा है वैसा ये बेलन है, इसमें ये क्षेत्रफल है पूरा। छोटा सा अल्पांश किधर देख रहा है? ऊपर। इसका अल्पांश किधर देखेगा? नीचे। वक्र पृष्ठ किधर है? इधर। और विद्युत क्षेत्र हमेशा तार के क्या होता है? लंबवत। देख लो E E E, ये तो तार के लंबवत ही है। ये ऊपर देख रहा है, ये नीचे देख रहा है। देश। अब बताओ अपन काहे के नियम से सिद्ध करना चाहते हैं? क्या है आपका दोस्त वो नाम? गाउस का नियम, जो आपने याद भी कर लिया, आपने जोर से लर्न भी कर लिया, मुझे पता है आपने अच्छे से याद कर लिया। तो बेटा मैं एक बार फिर मिलूँ, काहे के नियम से मिलूँ बताओ जल्दी? गाउस के नियम से। फार्मूला याद हो जाना चाहिए आपको। नाउ वी आर टेकिंग गाउस लॉ, अकॉर्डिंग टू गाउस लॉ। ये देखो, ये रहा आपका गाउस का नियम। याद नहीं है तो अब याद हो जाएगा। कुल आवेश बटा एप्सिलॉन 0, इसको कुल फ्लक्स कहते हैं। किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स। इसको आप यूँ भी लिखते हैं, आपको पता है मुझे, यूँ लिखते हैं लल्लू, यूँ E डॉट DS इज इक्वल टू समेशन Q अपॉन
एप्सिलॉन नॉट। बेटा इसको देखना, प्यार से देखना इसको यहाँ प्रश्न लगा सकते हैं आप। अब मैं गाउसी प्रश्न को कितने भागों में तोड़ चुका? 3 में। समझ रहे हैं आप? तो इसका मतलब इस प्रश्न को अब भी आप 3 भागों में तोड़ दो। तो देखिए 3 भागों में गाउसी प्रश्न को आपने तोड़ दिया, देख रहा हूँ मैं। भाग नंबर 1 वक्र प्रश्न है, ई डॉट डी एस। एक बच्चे ने कहा, आपको भी ध्यान देना पड़ने वाले बच्चों को, बेटे ये सर्कल, ये बंद पृष्ठ है, अब यहाँ बंद नहीं लगाना है, क्योंकि आपने तो पूरे बंद बेलन को कितने भागों में तोड़ दिया? 3 में। तो वी आर नॉट टेकिंग क्लोज सरफेस। अब बताओ फिर, चलो रिलैक्स। ये देखो ई डॉट डी एस प्लस H2 ई डॉट डी एस इज इक्वल टू चलो समेसन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बेटा देखना भाई, 1 पृष्ठ, 2 पृष्ठ, 3 पृष्ठ बन गए लाट साहब। फिर चलो इसको ओपन करो, मुझे बताओ S1 पृष्ठ में थीटा कितना है? बोलो 0। आपने कहा सर क्यों? क्योंकि E और DS की दिशा क्या है? समान। तो चलो भैया यहाँ पे देखना, E और DS की दिशा समान है, तो यहाँ E DS cos थीटा, यस। और देखो E DS cos 90 डिग्री। देखो इस प्रश्न में थीटा की वैल्यू कितनी है? 90। क्यों है 90? क्योंकि E और DS परस्पर क्या है? लंबवत। चलो बॉस, चलो, यस। S3 E DS cos 90 रिलैक्स इज इक्वल टू समेसन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बच्चे देखना बेटा, S2 और S3 दोनों प्रश्नों में थीटा का मान कितना था? 90 डिग्री था। अब आप बताओ, ये तार है, तो इस तार में इस वक्र पृष्ठ पर इस वक्र पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र तो बराबर ही आ रहा है। तो इसका मतलब हो गया कि S2 और S3 पृष्ठ में तो विद्युत क्षेत्र जाएगा ही नहीं, केवल S1 में जाएगा। तो S1 पृष्ठ के लिए E का मान क्या होगा बच्चे? नियत होगा। E का मान क्या होगा बताओ? नियत। बेटा cos 0 का मान कितना होगा? धीरे से बताओ मुझे। 1। cos 90 का मान कितना होता है देवताओ? 0। अब आप देखना, इस फार्मूले में सर गड़बड़ कर रहे हैं कुछ, इसको मैं मिटा दूं, आप मैनेज करना। ये देखो थोड़ा देख लिया, सिंपल सा टेक्निक है, कोई मेहनत की बात ही नहीं है। ये भी मिटा दिया जोर से, यस। यहाँ पे इंतज़ार करेंगे अब थोड़ा। ये देखिए, आपने कहा सर ई नियत है, इसका मतलब ई को बाहर ले लिया बड़े जोर से। DS, ये प्रश्न नंबर कौन सा है? 1 कौन सा पृष्ठ है बताओ? वक्र पृष्ठ। 10th की गणित में पढ़ा करते थे आप लोग कि एक बेलन को तोड़ते हैं तो उसमें 3 प्रश्न निकलते हैं। तो हम कौन सी नई बात सीख रहे हैं भाई? अब बताओ, दूसरे को डायरेक्ट 0, तीसरे को डायरेक्ट 0, पता नहीं क्यों 0 कर रहे हैं आप। ये देखो cos 90 तो बेटे पूरा 0 हो गया, ये cos 90 तो पूरा 0 हो गया। इसका मतलब हो गया कि दोनों भागों को अपन ने ख़त्म कर दिया। तो बेटा दोनों भागों को अपन ख़त्म कर दें तो यहाँ पे आ गया समेसन क्यू डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। चले भैया, अरे देखो चलो, ये cos 0 हो गया तो पूरा ही 0 होगा, ये भी पूरा 0 होगा। अब आप ऐसा करो, इसको और छोटा बना के लिख देना यार, कितना बड़ा रिलैक्स मिला आपको। ये देखो इज इक्वल टू समेसन क्यू बटा एप्सिलॉन 0। यू कैन वॉच इट प्लीज़। आप देखना बच्चे, बस ये देखो, थोड़ा सा बड़े सवाल हैं, बड़े प्यार से करने हैं अपन को, यस। अब बताओ, आप लोग बायो वाले बच्चे भी और मैथ वाले बच्चे भी, मैं आपको प्यार से बता दूं कि बेटा ds का इंटीग्रेशन ऐसे होता है। अरे dx का समाकलन x ही तो होता है, तो ds का s होगा। तो यहाँ पे केवल क्या बचा बताओ? es। आप ऐसा मत करो, चलो आपको अच्छा नहीं लगता तो। बेटा पहले ही मुझे बताओ S1 कैसा पृष्ठ है? वक्र पृष्ठ। व्हाट इज दिस? वक्र को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कर्व। तो बताओ, ऐसा लिखो ना यार, अच्छा लगेगा एग्जाम में। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, हम इसको लिखने वाले थे, यहीं पे लिख सकते हैं अपन समाकलन का पूरे वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। मुझे बताओ, यस। बेटा एक चीज़ है, डायग्राम में अपन भूल गए, ध्यान से देखना। ये पूरे बेलन की लंबाई कितनी मान ली सर ने? L।
ये देखो, आपने विद्युत क्षेत्र निकालने के लिए एल लंबाई के बेलनाकार गाउसी पृष्ठ की कल्पना की थी। तो ये लंबाई इसकी एल है, तो बताओ वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता था? 2 पाई आर एल। तो 10th क्लास में एच लिखते थे यहाँ पे, क्योंकि वहाँ बेलन की ऊंचाई एच होती थी, उसकी जगह कौन आ गया? एल। कौन सी नई बात है भाई? तो E इंटू 2 पाई आर एल इज इक्वल टू समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बेटा थोड़ा सा इंतज़ार करेंगे आप। आपने कहा सर ये क्या है? इसका मतलब होता है कि इसका मतलब बेलनाकार पृष्ठ से या गाउसी पृष्ठ से घिरा हुआ कुल आवेश। तो बताओ, बंद पृष्ठ से घिरा हुआ कुल आवेश, कुल आवेश, तो बेटा कुल का आवेश को हमने लैम्डा एल लिख दिया। आपने कहा सर हम समझ नहीं आ रहा, क्यों लिखते हैं आप लैम्डा एल? कल अपन ने लैम्डा के साथ बहुत ज़ोर ज़ोर से खेले थे। बेटा ये देखो, यही तो था आपका लैम्डा। अरे रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा बराबर क्या था? क्यू अपॉन एल। क्यू का मतलब है गाउसीय पृष्ठ में से घिरा हुआ कुल आवेश। कुल आवेश की वजह से यहाँ लगा देते, नहीं लगाओ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ही। तो बताओ यहाँ पे ये क्यू का मतलब कुल आवेश है, तो समेशन क्यू बराबर लैम्डा एल। चलो लैम्डा एल को यहाँ रखो 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 रख दिया। ए रिलैक्स रिलैक्स, ये लो, डिवाइडेड बाई ये लो। बेटा एल से एल को काटो, कट गया। अब ई बराबर चलो, चल गया। 1 अपॉन 2 पाई नीचे कूदा, एप्सिलॉन 0 पहले से था, लैम्डा अपॉन कौन आ गया? आर। देखो चिल्लो भैया, ए स्मार्ट बॉय, बेटा देखना ये 2 पाई नीचे चला गया, एप्सिलॉन 0 तो पहले से ही था। अरे माय डियर, ये आपका सच में देखे तो लास्ट आंसर है, बट इस आंसर को और खूबसूरत बनाएंगे सर अभी। दिस इज योर लास्ट आंसर। ये क्वेश्चन ये था कि एक रेखीय आवेश को या रेखीय आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिकलन कीजिए। तो बताओ ये परिकलन अपन कर रहे हैं जो देख गया आपको, थोड़ा थोड़ा इस आंसर को अच्छे से बात करो, इस आंसर को आप अच्छे से देखो। अब बेटा मैं एक बात बताऊं, इसमें थोड़ी सी एक बात और बता दूं आपको, बस 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 ये मिटाता हूं मैं आपको। डायग्राम आप और देख रहे हैं ढंग से बना बना के, ये देखो टफ मत बनाओ इसको। आपने कहा सर आप तो और लिखने लग गए, एक और सुंदर सी बात लिख दें, बड़े हो गए ना भाई। ये देखो बेटा मैं ऊपर नीचे मैंने 2 से गुणा कर दिया। आपने कहा सर क्यों कर दिया? क्योंकि आप लोग पढ़ चुके हैं पहले चैप्टर में कि के का मतलब होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। अरे ये होता है के का मतलब। तो आप बताओ इसमें अपन सेट कर देते हैं, इसकी सेटिंग कर देते हैं अपन। करो बेटा मैं, ये देखो क्या आ गया बताओ, इसकी जगह 2k लैम्डा अपॉन आर। अरे देखो ना, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4% की जगह तो आपने के लिख दिया, 2 आपका ऊपर था और आपका नीचे था, लैम्डा तो है ही अपनी जगह पे। ये लर्न करने में ज़्यादा फायदा है, ये ज़्यादा इजी लग रहा है आपको। क्यों? क्योंकि इसका न्यूमेरिकल भी आ जाता है बोर्ड में। इस साल भी 2020 के पेपर में इसी फार्मूले का न्यूमेरिकल आया था। तो 2 लोग कहते हैं ना टफ पेपर आया था, कतई भी टफ नहीं था पेपर, अरे सब कुछ बुक में से ही था, बट भैया टफ इसलिए आ गया क्योंकि बच्चे पूरी चीज़ पढ़ते ही नहीं है। अब आप बताओ, ये लो, अब ये इसका न्यूमेरिकल कल कराएंगे हम बोर्ड में जो भी है उसका। अब आप ध्यान से देखना बेटे, दिख रहा है आपको? बोलो देवता, दिख रहा है ना? अब इसमें क्या करें अपन, ए को तो लैम्डा के समानुपाती कह दें। इसका मतलब हो गया कि रेखीय आवेश घनत्व का मान बढ़ता है तो विद्युत क्षेत्र का मान भी बढ़ता है। तो ई और लैम्डा में अगर कोई ग्राफ पूछेगा तो कौन सी रेखा आएगी बताओ? सीधी रेखा, सरल रेखा आएगी। सब जानते हैं बच्चे, मुझे पता है। ये देखो आगे कि नहीं आगे सरल रेखा। डायग्राम बिल्कुल सिंपल लग रहा है, इसकी प्रैक्टिस करो बेटा, नंबर होते हैं एग्जाम में इसके। 4 नंबर का क्वेश्चन आता है बोर्ड में ही आता है। तो ई समानुपाती 1 लैम्डा, इसका मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी r के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ओके, तो बताओ इस ग्राफ को पूछे, एग्जाम आपको यहाँ पागल बना सकता है, बच्चों को घुमा सकता है। E और यहाँ पे R, तो बताओ ग्राफ ऐसे ही तो आएगा। R को बढ़ाएंगे तो E का मान धीरे 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 घटता है।
अब अगर एग्जामिनर आपसे पूछ ले कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का दूरी के व्यतिक्रम के मध्य आरेख बनाइए, बेटा लैंग्वेज बदल दिया मैंने। अरे इस ग्राफ का मतलब हो गया कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता व दूरी के व्यतिक्रम के मध्य आरेख बनाइए। ओके, तो बताओ इसका आरेख बनाएंगे तो कौन सी रेखा आएगी? सीधी रेखा। ई वन अप आर के तो व्यतिक्रमानुपाती है, बट ई वन अपॉन आर के क्या है? समानुपाती। तो ये भी सीख लेंगे अपन। तो एक बहुत विशेष प्रकार का सवाल सीखा। मैं समझता हूँ कि आपको समझ आया होगा, छोटी छोटी बातें बताने का प्रयास किया सर ने। तो इस सवाल का मतलब था, काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है, कि एक अनंत लंबाई का आवेशित तार है, उसके कारण आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिकलन करना है। इसको एग्जामिनर रेखीय आवेश भी बोल देते हैं। बोर्ड में 2020 के पेपर में इसी का न्यूमेरिकल आया था, वो भी मैं आपको 2 मिनट में बताने वाला हूँ, या इस न्यूमेरिकल को भी अपन करेंगे, पेपर में से पढ़ के ही कराऊंगा मैं आपको। देखिए ये एक बड़ा सवाल था बेटा। इस तरह के हमें 5 सवाल पढ़ने, एक से हम फ्री हुए, 4 और बकाया इस चैप्टर में। छोटे बच्चों के लिए चैप्टर थोड़ा महंगा होता है, बट आप समझ के पढ़ते तो आपके लिए कुछ भी नहीं है। फिर देखो बेटा, इस पूरे का क्षेत्रफल तो होता है एस, तो ये छोटे से बच्चे का क्या मानते हैं आप? डी एच। तो इसमें छोटी छोटी बातें सीखने का प्रयास करेंगे आप। इस बेलन की लंबाई कितनी मानी आपने? एल। इस बेलन की लंबाई को एल माना है। तो मैं विश्वास कर लूँ कि आप ये बड़े क्वेश्चन को तैयार कर लेंगे। अब देखिए, आप बड़े क्वेश्चन को तैयार कर लेंगे। अब बेटा एक चीज़ और बता दूं कि अभी अपन ने जो डेरिवेशन किया था, इसमें आपने E बराबर निकाला था 2k लैम्डा अपॉन आर। 2k लैम्डा अपॉन आर। एग्जाम में इसके न्यूमेरिकल 2 तरह से आते हैं। एक नोट की बात कर रहे हैं अपन, वी आर नॉट टेकिंग। जिंदगी में ध्यान रखो, आपकी बुक का एग्जाम्पल भी है, अनसोल्ड में भी एक क्वेश्चन है इसका बोर्ड में, लेकिन ये नहीं आया था। तो ये लैम्डा वो देगा एग्जामिनर आपको। अगर लैम्डा वो देगा तो उसका लैम्डा का मात्रक क्या लिखेगा? वो कूलाम अपॉन मीटर। अगर वो माइक्रो कूलाम लिखे तो 10⁻⁶ लगा देना। ये तरीका होता है आपका न्यूमेरिकल करने का। दूरी का मान वो सेंटीमीटर में लिखे, जैसे 10 सेंटीमीटर लिखा है, तो आप इसको काय में बना लोगे? बताओ, मीटर में बना लोगे। तो इसका न्यूमेरिकल एग्जाम में आता है तो लैम्डा आर देकर वो आपसे ई पूछ लेगा। ओके, अगर ई का मान वो देगा तो ई का मान न्यूटन अपॉन कूलाम में देगा, तो आपको लैम्डा पूछ लेगा, तो लैम्डा का आंसर अपन कूलाम अपॉन काय में निकाल लेंगे? मीटर में। इस न्यूमेरिकल का इतिहास तो यही है। तो इसके एक एग्जाम्पल भी है, एक अनसोल्ड भी है। आप दोनों को करके देखो, इस फार्मूले से बड़ा मज़ा आता है और सिंपल होते हैं। लेकिन ये नोट नंबर 2 में बेटा 2020 के पेपर में ये न्यूमेरिकल बुक में उदाहरण है, आपकी बुक में एग्जाम्पल है, वही आया था एग्जाम में, केवल संख्या चेंज कर दी थी थोड़ी सी बस। तो आपने कहा सर बता दो क्या सवाल आया था, थोड़ा सा आपको। ये एक तार है बेटा, ये कौन है बताओ? एक तार। कैसा तार है ये बताओ? आवेशित तार। ये एक आवेशित तार है। मैं समझता हूँ आपको आगे होगा। बस एक आवेशित तार में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। तो बेटा कोई भी चीज़ ज़िंदगी में चक्कर कब लगाती है? जब उसको अभिकेंद्री बल मिलता है। आप घर पे नहीं खेलते ऐसे, छोटे बच्चे लड़कियां ज़्यादा खेलती होंगी। एक पत्थर ले लिया, उसको अपन ने धागे से बांध दिया और यों करें अपन, मज़ा आता है यों करते हैं। तो पत्थर क्यों घूमता है? क्योंकि आपके हाथ की ताकत ने उसको अभिकेंद्रीय बल प्रदान कर दिया पत्थर को। तब तक वो क्या करेगा बताओ? घूमता रहेगा। तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है बताओ जल्दी? चक्कर लगा रहा है। ये देखो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, तो उसको कौन सा बल प्रदान होगा बताओ? अभिकेंद्रीय बल। तो वो अभिकेंद्रीय बल किसने प्रदान किया? विद्युत बल ने। देख किस बच्चों को समझ में आता उदाहरण ये, इसका फिर कल न्यूमेरिकल करेंगे, आपको लिखाएंगे, आप अपने आप करना घर पे। ये देखो ये इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा। अब बेटा इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा तो इलेक्ट्रॉन को अभिकेंद्रीय बल दिया। आपने कहा सर किसने दिया? विद्युत बल ने। तो आपने कहा सर विद्युत बल कौन सा विद्युत बल? जो इलेक्ट्रॉन ने लगाया। विद्युत बल ने इलेक्ट्रॉन को कौन सा बल प्रदान कर दिया? अभिकेंद्रीय बल। अब बेटा अभिकेंद्रीय बल का सूत्र क्या होता है? प्यार से बताओ। ये होता है 11th में पढ़ा था तुमने जोर से। विद्युत बल का सूत्र क्या होता है? देखिए धीरे से बताना। QE
क्यू ई, ये किसका आवेश है बताओ? इलेक्ट्रॉन का। अब आपने ये इस साल का बोर्ड का सवाल है। अब देखिए तार का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तार की कितनी होती है, अभी 2 मिनट बाद पहले ही पढ़ाया आपने ये। तो आप क्या करते कि बेटा ये तो एम बी स्क्वायर है, दिख रहा है आपको, R इजिकल टू ई ई, बेटा इसकी जगह ये लिख दो ना, क्या फर्क पड़ता है? अरे क्यू ई का मतलब इलेक्ट्रॉन का आवेश, ई का मतलब इलेक्ट्रॉन का आवेश, इसी की जगह ये लिखो। चलो 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 रिलैक्स, ये देखो ये आ गया। ध्यान से देखना बेटा, ये R से तो ये R कट गया। आपको बोर्ड में B का मान निकालना था, तो बताओ B के लिए मैं कैलकुलेशन करूं तो बेटा B स्क्वायर इजिकल टू आ गया 2k लैम्डा ई अपॉन m, m तो नीचे कूद गया। तो आपका ये बेग का फार्मूला है। तो इस साल 2020 में जो टफ न्यूमेरिकल आया था, आप कहते हैं टफ है, उसमें ये सूत्र लगाना था, बस केवल ये फार्मूला। बेटा इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, के का मान 9 × 10⁻9 होता है, लैम्डा आपको प्रश्न में दे रखा था, इलेक्ट्रॉन का आवेश है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान आपको याद होना चाहिए 9.1 × 10⁻31। तो काय का मान निकालना था? बेग का। और जो भी उत्तर आपको मिलता उसमें आगे क्या लगा देते आप बताओ? मीटर पर सेकेंड। तो इसको कल पेपर से मैं आपको वापस करवाऊंगा ये सवाल। तो आप ध्यान से देखो, ये 2020 में जो न्यूमेरिकल आया था उसमें ये फार्मूला यूज में आना था, जो पन्ने बड़ा डेरिवेशन किया उसमें से बना ये फार्मूला। नाउ थैंक यू। अब मैं क्या करूँगा बेटा कि कल आपको वापस एक बड़ा क्वेश्चन और लूँगा, और ये बड़ा क्वेश्चन पढ़ना चालू कर दिया तो एक बड़ा क्वेश्चन तो अपन ने कर लिया, और दूसरा बड़ा एक और लेंगे जब अपन नई क्लास लेंगे, तब नया पीरियड लेंगे, तब जब आप चौथा लेक्चर लेंगे तब। ओके, इसको पूरे को समझो, दोनों फार्मूलाज को समझो, दोनों नोट कराएं उनको समझो, और अच्छी तरह से तैयारी करो। थैंक यू।